सेशन के अंदर अपन इंग्लिश मीडियम साइंस के अंदर चैप्टर जो आपका सेकंड है उसको कंप्लीट देखने वाले हैं, एसिड, बेसेस और सॉल्ट्स। वन शॉट पूरी की पूरी क्लास रहेगी और आप लोग शुरू से अंत तक, है ना, क्लास के अंदर कंप्लीट अच्छे से आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ में कंबाइंड रहना, एंगेज रहना। और वन शॉट के अंदर जो फर्स्ट क्लास, इससे पहले की जो क्लास अपन अपलोड की है, तो उसमें आप लोगों ने, है ना, खूब सारा उस क्लास को आपने शेयर भी किया है और बहुत अच्छे से उस पर काफ़ी अच्छा उस पर आपका जो फीडबैक रहा है, ये कह सकते हैं अपन लोग। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ऐप का लिंक है उससे भी काफ़ी सारे बच्चे कोर्स को एक्सेस करके और कोर्स का एंजॉय भी ले रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल रही है। पीडीएफ के साथ साथ में ये जो क्लास चल रही है वो कंप्लीट आपको वहाँ से स्पीड के साथ में और क्वालिटी को कम डाउन सारी चीज़ें आप एक्सेप्टेबल करके आप वहाँ से देख भी सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है, साइंस एवरीथिंग, है ना। तो ऐप के थ्रू आप क्लास देखोगे तो उसमें और भी खूब सारा अभी जो क्लास चल रही है कंप्लीट, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, है ना, तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक तो करें ही आप लोग, है ना। तो अपन चलते हैं चैप्टर सेकंड के ऊपर, और चैप्टर सेकंड एसिड, बेस और सॉल्ट्स के रेस्पेक्ट में है ना। तो चैप्टर का चैप्टर है अपने पास में सेकंड, और सेकंड चैप्टर एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स, ये कंप्लीट चैप्टर रहने वाला है अपने पास में। एसिड, बेस और सॉल्ट जो चैप्टर है, इसके अंदर चैप्टर के शुरुआत में आप लोग चलोगे तो इनके कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। एसिड की डेफिनेशन सिंपल आप लोग जानते हो, दो सब्सटेंसेज विच आर श्योर इन टेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज एसिड, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद के अंदर थोड़े से खट्टे टाइप के होते हैं, तो उन सब्सटेंस को अपन एसिड्स कहते हैं। एसिड्स, एसिड की डेफिनेशन है दो सब्सटेंसेज विच आर श्योर इन टेस्ट, है ना, श्योर इन टेस्ट, सो दैट इज ऑल्सो नॉन एज एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो कि स्वाद के अंदर थोड़े से कड़वे होते हैं, तो उन सब्सटेंस को अपन एसिड के नाम से जानते हैं। कड़वे नहीं कह सकते, खट्टे कह सकते हो, श्योर। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेज जो कि टेस्ट के अंदर बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, बिटर बोले तो कड़वे होते हैं, तो उन सब्सटेंस को अपन बेस के नाम से जानते हैं। तो बेस बिटर होते हैं और एसिड हमेशा श्योर के अंदर, है ना, टेस्ट में श्योर होते हैं। कुछ इसके एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को यहीं बता रहा हूं, आगे भी तुम लोग ध्यान रखोगे। जो एसिड है इसके अंदर खूब सारे सोर्स अपने सिलेबस में दे रखे हैं। सोर्स, जैसे सोर्स के अंदर एक नाम आता है टेमेरिंड, वैसे इमली को कहते हैं, और इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड इसके अंदर होता है। एक नाम आता है विनेगर, और विनेगर सिरका जिसको कहते हैं, और उसके अंदर मिथेनोइक की जगह इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। थर्ड यहीं पे नाम आता है मिल्क, और मिल्क अगर खट्टा है ना, तो मिल्क श्योर है टेस्ट के अंदर, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड इसके अंदर मिलता है। उसके साथ में एग्जाम्पल, वैसे एप्पल, सेव के बारे में तो नहीं दे रखा है, वैसे उसमें मैलाइक एसिड होता है। गन्ना यानी जो शुगर कैन है उसके अंदर ग्लूकोनिक एसिड होता है। बाकी अपने सिलेबस के अंदर एक आप ध्यान रखोगे, जो वीनस है, जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, तो वीनस जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड, इस सल्फ्यूरिक एसिड के येलो कलर के बादल पाए जाते हैं, मोटे बादल पाए जाते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड नाम से आता है। बेस के रेस्पेक्ट में चलोगे तो बेस में तुम लोग ध्यान रखोगे, एक तो सब्सटेंस है NaHCO3, इसको नाम देते हैं बेकिंग सोडा, तो ये भी एक टाइप का बेस सब्सटेंसेज है, इसको बेकिंग सोडे के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा रहता है। बेकिंग सोडे के साथ आप याद रखोगे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, या फिर आप लोग याद रखोगे सोडियम का हाइड्रोक्साइड,
या फिर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी हाइड्रोक्साइड है ये सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। और जो डिटर्जेंट का सॉल्यूशन होता है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सब्सटेंस हो गया। या फिर इसके साथ साथ में जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट इसका भी pH वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होता है, तो उसको अपन बेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये तो एक मोटी मोटी डेफिनेशन की बात होगी। क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड एंड बेस, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। दो सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट also known as a bases and those substances which are sour in taste also known as a acid। तो ये एसिड और बेस के बारे में कुछ सिंपल चीजें रहती है, इसको आप लोग देखते हुए चलोगे। यस, नेक्स्ट बात आती है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, उनका आप लोग पता कैसे लगाओगे, है ना, पता लगाने की बात भी आती है। तो एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के अंदर जब अपन एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो इनके लिए यूज लेते हैं एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन लोग नेचुरल लिटमस पेपर काम में लेते हैं। लिटमस पेपर आपको मैं बता दूं, एक सिंपल कागज की पट्टी होती है ना, पतली सी कागज की एक स्ट्रिप होती है और उसके ऊपर कलर किया होता है। वो रेड कलर का भी हो सकता है, वो ब्लू कलर का भी हो सकता है, तो इस टाइप के उसके ऊपर कुछ कलरिंग फिनोमिना उस पर होती है। और एसिड और बेस के कांटेक्ट में जब अपन लिटमस पेपर को लाते हैं तो लिटमस पेपर सिंपली अपना कलर चेंज करता है और कलर चेंज करके एसिड और बेस की हमें इंडिकेशन देता है, तो इसको अपन इंडिकेटर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स, तो अपन नोट करते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच change the color in the presence of acid and base which indicate the presence of acid and base, so that is also known as a indicators। जो एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, उसकी हमें सूचना देते हैं, इन्फॉर्म देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉन एज इंडिकेटर्स। एसिड और बेस को अपन डिस्टिंग्विश करने के लिए जो लिटमस पेपर लेते हैं, वो लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं। लिटमस पेपर इसके लिए काम में लेते हैं नेचुरल लिटमस पेपर, नेचुरल लिटमस पेपर अपन काम में लेते हैं। लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। इधर ध्यान रखोगे जो एसिड होते हैं, है ना, एसिड वो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। ये चीज ध्यान रखोगे, जो एसिड होता है वो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। जो बेस होता है वो बेस रेड लिटमस पेपर को रेड को चेंज कर देता है ब्लू के अंदर। ये बात चलती है बेस के रेस्पेक्ट में। कोई भी सब्सटेंस अगर बेसिक नेचर का है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो वो ब्लू को रेड कर देगा। तो ये दोनों का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सिस्टम रहता है। एक बुक में क्वेश्चन भी है कि तुम्हारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ है ना, एक सब्सटेंस है, इसका तुम्हारे को पता लगाना है कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। आपके पास में ये अंदर कोई सब्सटेंस भरा हुआ है। एक ऐसी टेस्ट ट्यूब और भी है ना, सेम की सेम ऐसी एक टेस्ट ट्यूब और भी है। तो एक टेस्ट ट्यूब और भी है, उसका भी तुम्हें पता लगाना है कि ये क्या है उसके बारे में, ऐसा करके। तो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ जैसे आप लिटमस पेपर को डिप करोगे, अगर इसमें एसिड होगा तो ये क्या बिहेव करेगा। अगर एसिड होगा तो आपने ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही डिप किया तो ब्लू लिटमस पेपर यहां तक कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट के बाद में उसका कलर हो जाएगा रेड। और अगर यहाँ पे बेस होता, एसिड की जगह पे बेस होता, और बेस में आप लोग अगर ब्लू लिटमस डालते तो कोई इसमें चेंज होता ही नहीं। अगर इसमें बेस होता और ऊपर से आप लोग रेड लिटमस डालते तो रेड का कलर यहाँ पे ब्लू हो जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने का एक सिंपल मेथड रहता है जिसमें आप एसिड और बेस को आइडेंटिफिकेशन क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी आते हैं जिससे अपन एसिड और बेस की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको केवल दो एग्जांपल याद रखने हैं। एक एग्जांपल आप लोग याद रखोगे मिथाइल ऑरेंज,
फर्स्ट एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज और सेकंड एग्जाम्पल है फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन है ना। तो एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथेलिन। ये दो सब्सटेंस है जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स है जो एसिड और बेस की प्रेजेंस का हमें पता लगाते हैं, है ना। तो एसिड और बेस के बारे में इसके बाद में कुछ पॉइंट आते हैं कि जो लिटमस पेपर पे अपन बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर एक पर्पल कलर की डाई होती है। लिटमस पेपर एक पर्पल कलर की डाई होती है और इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से। लाइकेन एक प्लांट है जहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लाइकेन जो प्लांट है वो थैलोफाइटा डिवीजन से रिलेट करता है। तो ये चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है, तुम लोग ध्यान रखोगे। जो अपन नेचुरल लिटमस पेपर काम में लेते हैं, नेचुरल लिटमस पेपर जो अपन ने काम में ली है, वो नेचुरल लिटमस पेपर जो है वो एक लाइकेन प्लांट से रिलेटेड होते हैं, लाइकेन प्लांट से। और लाइकेन प्लांट जो है वो थैलोफाइटा तो ये थैलोफाइटा से रिलेटेड होता है। थैलोफाइटा एक प्लांट है, वहां से इसको रिलेट माना जाता है। तो थैलोफाइटा एक डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर थैलोफाइटा डिवीजन और थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर लाइकेन और लाइकेन से प्राप्त होता है नेचुरल लिटमस। और लिटमस जो है वो एक पर्पल कलर की डाई होती है, पर्पल डाई होती है और इस पर्पल डाई से अपन एसिड और बेस को भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ पॉइंट आते हैं कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, है ना, उसको भी ध्यान रखोगे। जैसे आप लोग देखते हो जो रेड कैबेज होती है, तो रेड कैबेज की जो लीव्स है उसको अपन यूज करते हैं, टर्मेरिक को अपन यूज करते हैं, हल्दी को, या फिर कलर्ड पेटल्स हो जाते हैं फ्लावर के अंदर, तो फ्लावर के अंदर जो कलर्ड पेटल्स होते हैं उसको अपन यूज करते हैं। उसके साथ में जो पेटल्स है उसमें हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है या फिर जिरानियम है, ये खूब सारे प्लांट्स है जिसको अपन यूज करते हैं और ये एक टाइप के सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं या फिर एसिड बेस इंडिकेटर्स के नाम से इसको जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना, नेचुरल इंडिकेटर्स। और नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर एक तो तुम याद रखोगे लीव्स ऑफ रेड कैबेज, लीव्स ऑफ रेड कैबेज, जो पत्ता गोभी है उसकी जो लाल पत्तियां होती है, रेड कैबेज की लीव्स होती है, उसको अपन काम में लेते हैं। उसके साथ में टर्मेरिक भी काम में लेते हैं, टर्मेरिक ये टर्मेरिक भी काम आता है। उसके साथ में खूब सारे ऐसे प्लांट्स है, उन प्लांट्स के अंदर कलर्ड जो पेटल्स होते हैं उसको अपन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट में नोट करते हैं कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर। और कलर्ड पेटल ऑफ फ्लावर के अंदर जो फ्लावर है उसके नाम तुम याद रखोगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो फ्लावर के नाम पूछे जाते हैं उसमें ज्यादातर रहते हैं, जिसमें हाइड्रेंजिया है या फिर पिटूनिया है या फिर जिरानियम है, ये काम में लेते हैं। एक तो काम में लेते हैं हाइड्रेंजिया काम में लेते हैं। उसके साथ में जिरानियम इसमें काम में लेते हैं, जिरानियम। और जिरानियम के साथ में पिटूनिया को भी काम में लिया जाता है, पेटूनिया। तो ये कुछ प्लांट्स के फ्लावर और फ्लावर के अंदर पेटल्स है जिसको अपन यूज में लेते हैं। और ये सारे के सारे एसिड और बेस को प्रेजेंस करते हैं, उसकी उपस्थिति को हमें इंडिकेट करवाते हैं, तो इसको अपन एसिड बेस इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। ओके, इतनी चीजें होने के बाद में आप लोग एसिड और बेस कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में देखोगे तो कुछ और भी इंडिकेटर्स आते हैं, जिसमें एक नाम आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस की एसिड और बेस की प्रेजेंस में स्मेल को चेंज करके हमें इंडिकेट करवाते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो गंध से अपन पता लगा सकते हैं, तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट नाम आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ये एसिड और बेस की प्रेजेंस है वो हमें स्मेल से सेंस करवाते हैं। तो स्मेल चेंज करके एसिड और बेस की प्रेजेंस का हमें पता लगाते हैं, एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट करवाते हैं। और इसमें भी आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रखोगे। एक तो एग्जाम्पल इसमें पूछा जाता है वेनिला, है ना, वेनिला ध्यान रखोगे। उसके साथ में जो ऑनियन है या फिर जो क्लोव ऑयल होते हैं, तो ये इसमें एग्जाम्पल रहते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वेनिला।
वेनिला। सेकंड एग्जांपल है ऑनियन, और थर्ड एग्जांपल होता है क्लोव। क्लोव या क्लोव ऑयल लिख सकते हो या फिर क्लोव लिख सकते हो। तो क्लोव ऑयल है, ऑनियन है और वेनिला है। ये तीनों ऐसे इंडिकेटर्स है जो ऑल्फैक्टरी टाइप के होते हैं, मतलब एसिड और बेस के प्रेजेंस में आने पर अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यस, अगला पॉइंट आता है आपके वन शॉट के अंदर। मैं पूरी क्लास को लेकर के चल रहा हूं, आप लोग है ना अभी इनिशिएशन से लास्ट तक पूरी क्लास के अंदर जुड़े रहना, और उसके साथ है ना क्लास के अंदर आप फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है, वहां जाकर के आप प्रीमियम क्लास से देख सकते हो। ये जो क्लास चल रही है इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए भी कोर्स वहां पे है, तो वहां से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हिंदी मीडियम का साइंस का कंप्लीट सिलेबस वहां पे है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, पूरी क्लासों का सेशन मिलेगा, अपडेटेड जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, और कैसे आप बेस्ट रणनीति के साथ में अपने सिलेबस की प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं, कंप्लीट नंबर तक आप अप्रोच बना सकते हैं इस सिलेबस के थ्रू, है ना। यस, इस टॉपिक का जो अगला पॉइंट है उसमें है कि एसिड और बेस है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं हाउ टू मेटल रिएक्ट विथ एसिड, है ना। कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करती है। तो एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में जब भी होती है तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। यस, रिएक्शन को अपन ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। रिएक्शन के अंदर अपने पास में है एसिड, और एसिड के अंदर मोस्टली अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन अगर करवाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं जिंक मेटल के साथ में, यस रिएक्शन ऐसे है, ये अपने पास में है जिंक, और जिंक एक सॉलिड फेज के अंदर जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल जो कि सॉलिड फेज में, इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में, H2SO4, और ये H2SO4 को अपन एक्वस मान सकते हैं या फिर लिक्विड टाइप का रहता है, तो इसके नीचे लिखेंगे डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन जैसी होती है तो अपन कल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिमूव करवा देगा, तो ये जिंक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करवा देगी और यहां से बन जाएगा ZnSO4 प्लस यहां पे हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी, उसमें अपन एरो दिखाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये ZnSO4 बनता है, और ZnSO4 एक एक्वस टाइप का सॉल्यूशन बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। रिएक्शन ऑलरेडी पहले से बैलेंस ही है, तो ये रिएक्शन होती है। क्वेश्चन आता है कि कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाती है, तो इसको अपन यहां से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन आता है कि डायग्राम बना करके इसको आप जस्टिफाई कीजिए, तो आप लोग इसको डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो, और डायग्राम के थ्रू दिखाते तो मैं डायग्राम के ऊपर चलता हूं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तुम लोग बनाओगे यहां से एक स्टैंड, ओके स्टैंड बनाओगे, और स्टैंड को बनाओगे इस फॉर्म में, यहां से ऐसा बनाओगे स्टैंड, है ना। डायग्राम को साथ साथ में आप फॉलो करते जाएं। ये जो अपने पास में टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ यहाँ पे भर देते हैं। ये जो अभी मैं पॉइंट पॉइंट दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे यहाँ पर भरे हुए हैं जिंक सल्फेट, तो ये अंदर की तरफ ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक,
जिंक के ग्रेन्यूल्स है, और जिंक के ग्रेन्यूल के साथ साथ में इसमें अपन भर देते हैं अंदर की तरफ H2SO4। ये अंदर की तरफ H2SO4 भरा हुआ है, अंदर भरा हुआ है H2SO4। तो अंदर की तरफ H2SO4 भरा हुआ, मैं यहां लिख लेता हूं डाइल्यूट H2SO4। ये डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है। ये यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के साथ में ये टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। टेस्ट ट्यूब के साथ अगली थिंग आती है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन नोट करते हैं एक वेसल, ये वाला, और इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन, है ना। तो इसको अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वेसल रखा हुआ है, और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉप का सॉल्यूशन अंदर की तरफ, सॉप सॉल्यूशन अंदर की तरफ भरा हुआ है, सॉप सॉल्यूशन, ये अंदर की तरफ सॉप सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब यहां से एक ट्यूब को बाहर निकालते अपन, यहां से एक ट्यूब, ये यहां से एक ट्यूब आती है, इस ट्यूब को यहां लेकर के आते हैं, और यहां से इस फॉर्मेट के अंदर एक ट्यूब है। जैसे उधर रिएक्शन अपन स्टार्ट करवाते हैं, तो रिएक्शन स्टार्ट होते ही वहां से बनती है गैसेज, वहां से गैस बनती है, और गैस बनती है तो वो गैस उसके थ्रू यहां से ऐसे यूं पास आउट होती है, और गैस पास आउट होती होती जब यहां से इस सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर आती है, साबुन के घोल के अंदर आती है, तो यहां से वो गैस निकलती है बाहर। और गैस जैसे ही बाहर निकलती है, तो गैस बाहर निकलते यहाँ पे उसके छोटे छोटे बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं। गैस जैसे ही बाहर निकलती है तो इस गैस के यहाँ पर बबल्स बनते हैं, इस टाइप में एक छोटे छोटे बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं। और ये बबल जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे इस टाइप के काफी सारे बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं, और ये सारे के सारे हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। और इस गैस को जब अपन जलाते हैं यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ कैंडल, जैसे आपने यहाँ पे एक मोमबत्ती लगाई, और इस मोमबत्ती से जब अपन इसको जलाते हैं, बर्न करवाते हैं, यस, तो ये है मोमबत्ती, और इस मोमबत्ती से अपन जब इसको जलाते हैं, तो मोमबत्ती से जलाने पर ये है मोमबत्ती, और जैसे इसको जलाते हैं तो मोमबत्ती से इस बबल्स को जब अपन जलाते हैं, तो मोमबत्ती से बबल्स को जलाने पर ये इस टाइप से यूं विस्फोट के साथ में ऐसे यूं विस्फोट के साथ में जलते, और जलते टाइम पॉप साउंड को पैदा करते हैं ना। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहां से रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये हाइड्रोजन गैस बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर के अंदर जलती हुई हमारे को प्रतीत होती है। तो ये है कैंडल, ये कैंडल, और यहां पर नोट करते हैं बर्निंग ऑफ H2 गैस विथ पॉप साउंड, विथ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ में हाइड्रोजन गैस वहां से जलती है। ये अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भरा हुआ है शॉप का, शॉप सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ है, साबुन का घोल या फिर सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ है। और ये ऊपर की तरफ जो ट्यूब है, इसको कहते हैं डिलीवरी ट्यूब, है ना। तो ये डिलीवरी ट्यूब है जहां से हाइड्रोजन गैस पास आउट होकर के और यहां तक आ जाती है। तो ये पूरा सिस्टम यहां पे लगा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको आप दिखा सकते हो। तो ये पूरा डायग्राम था। डायग्राम के हिसाब से डायग्राम बनाने में कतई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप लोग एक बार ना करेज करके अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, और डायग्राम बनाने के बाद में कोशिश करना कि इस डायग्राम को तुम लोग कवर कर पाओ, है ना। ऐसे ऊपर से आप लोग इसको कवर भी करोगे डायग्राम को। जैसे डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है, तो डायग्राम कंप्लीट होने के बाद इसको तुम लोग यहां से कवर करोगे कंप्लीट। हेलो, तो
ये सॉप का सॉल्यूशन और इसमें हाइड्रोजन गैस जलती है तो बबल्स बनते हैं, फिर उसको जलाते हैं, पूरा रिएक्शन है। और जब भी आप डायग्राम बनाते हो, डायग्राम के नीचे लिखोगे भी नीचे लिखोगे फिगर, और उसके बाद में लिखोगे रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ये कंप्लीट उसके नीचे आप लोग लिखोगे भी, तो इसके नीचे लिखोगे और लिखोगे तुम लोग फिगर, है ना। तो इसके नीचे लिखोगे आप फिगर, और फिगर करके तुम लिखोगे नीचे क्या लिखोगे आप लोग रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ऑफ H2 गैस बाय बर्निंग, है ना। तो ये कंप्लीट आप इसके नीचे नोट करोगे, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। इतना अगर तुमने कंप्लीट इसको नोट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट नंबर आपको एक्वायर होने वाले हैं। यस, चलते हैं अपन आगे। और ये तो थी मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन। बात आती है कि मेटल के साथ में क्या बेस भी रिएक्शन करते हैं। यस, देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, क्या मेटल के साथ में बेस भी रिएक्शन करते हैं? तो देखते हैं अपन। मेटल जो अपन यूज ले रहे थे वो है जिंक, और जिंक की रिएक्शन जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक बेस है। इसके साथ जब जिंक मेटल की रिएक्शन होती है, ये है जिंक, और जिंक होता है एक टाइप का मेटल, और इस जिंक मेटल की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो रिएक्शन के बाद में बनता है यहां से Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से एलिमिनेट होती है। ओके, और इस सब्सटेंस का नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, तो ये सब्सटेंस है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, और सोडियम जिंकेट एक सॉलिड सब्सटेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस टाइप का होता है, और जिंक यहाँ पर सॉलिड होता है। रिएक्शन बैलेंस मांग रही वहां से Na2, ये हो गया Na2, O2, H2 और Zn सिंगल है। यस, ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो कोई भी मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करती है तो भी वहां पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, जिस टाइप से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है। खत्म। ये पॉइंट होने के बाद में अगला पॉइंट आता है कि क्या ये जो एसिड है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाइए। यस, तो अगला पॉइंट आता है वन शॉट रिवीजन। कंप्लीट क्लास के अंदर आप शुरू से लास्ट तक कंप्लीट रहना, पूरा का पूरा चैप्टर आपके अंडरस्टैंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं एनसीईआरटी के बेस पे एक एक रिएक्शन को तुम्हारे सामने अंडरस्टैंड करवाता जाऊंगा, डिस्क्रिप्ट करवाता जाऊंगा। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन कैसे होती है। तो देखना, एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें रिएक्शन आती है कि रिएक्शन जब होती है तो A प्लस B रिएक्शन करके C और D का फॉर्मेशन करती है, और इसमें CD क्या है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ऐसे भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखना, यहाँ पे रिएक्शन है एसिड की। एसिड में अपन मोस्टली यूज लेते हैं H2SO4, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडे के साथ में। तो ये सोडा अपने पास में Na2SO4, और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सल्फेट नहीं लेंगे अपन, लेंगे यहाँ पर कार्बोनेट। तो ये Na2CO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, और सोडियम का है कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब अपन एसिड के साथ करवाते हैं H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है तो क्या होगा देखना, यहां से सोडियम और यहां से सल्फेट ये सेपरेट हो जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट अलग हो गया। यहां पे H2O अलग हो जाएगी,
तो ये सेपरेट हो गया H2O प्लस यहाँ से CO2 अलग हो जाएगी। एक तो ऑक्सीजन निकल गया तो पीछे बच गया यहाँ पे CO2, तो ये रिएक्शन होगी और CO2 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। और CO2 गैस इतनी फास्ट निकलती है कि ये जो आग होती है उसको कैप्चर कर लेती है। तो आग को बुझाने के लिए इस रिएक्शन को अपन यूज भी लेते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अपन एसिड से करवाते हैं और एसिड से करवाने पर वहां पर नॉर्मली सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर CO2 गैस का भी फॉर्मेशन होता है। यस, एक तो रिएक्शन ये होती है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो आप। यस, बैलेंस ही है। इसके साथ साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3 जो एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसकी रिएक्शन अपन H2SO4 से करवाते हैं। तो रिएक्शन H2SO4 से जब होती है तो यहां से Na और SO4 तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस बनता है H2O प्लस बनता है CO2। तो ये रिएक्शन होती है, ये गैसियस फेज में है जो कि एलिमिनेट हो जाता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होती है, ये टेस्ट ट्यूब बी की रिएक्शन, ये टेस्ट ट्यूब ए की रिएक्शन। क्वेश्चन जब आता है तो इनको कंप्लीट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है, इसको बैलेंस करने के लिए ये लगाओगे तो ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। और इसको भी देखोगे, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है प्लस CO2 बनती है। ये यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी अगेन यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, H2O बनता है और CO2 का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एक चीज और क्वेश्चन आता है कि यहाँ जो बनने वाली CO2 गैस है, यहां जो बनने वाली CO2 गैस है, इस CO2 गैस को अगर लाइम वाटर के अंदर अपन पास करवाते हैं, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ये जो यहां से इवॉल्व हो रही है, इसको अपन लाइम वाटर के अंदर चूने के पानी में डालते हैं तो क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन आता व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 गैस पास इनटू लाइम वाटर। CO2 गैस पासिंग इनटू लाइम वाटर, पासिंग इनटू लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH का ऑल ट्वाइस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसको पास आउट करवाते तो क्या होता है, तो ये है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और इसमें जब CO2 गैस को पास आउट करवाओगे, ये रिएक्शन अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी और फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था कि यहाँ पर ये तो था व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज होता था। CO2 के साथ रिएक्शन हो रही थी तो 2-3 दिन के बाद दीवारों पे चमक आ जाती है और उसका रीजन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन प्लस यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन हो जाती है जब आप लाइम वाटर के अंदर, इसको स्लैंक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैंक्ड लाइम या फिर इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर। और इस लाइम वाटर के अंदर जब अपन CO2 पास आउट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहां पर H2O का फॉर्मेशन होता है। अगर इस गैस को एक्सेस में अगर पास आउट करवाए तो क्या होगा, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। एक्सेस ऑफ CO2, अगर इस CO2 को एक्सेस में पास आउट करवाए तो क्या होगा, तो तुम लोग यहां ध्यान रखोगे, ये अपने पास में CaCO3 प्लस H2O ये तो पहले से बना हुआ है, इसमें तुम लोग CO2 और पास करवा रहे हो और पास करवा रहे हो और पास करवा रहे हो। एक्सेस में जब पास आउट करवाते हो तो बन जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये सब्सटेंस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण ये सब्सटेंस वापस सॉल्यूबल हो जाता है और सब्सटेंस हो जाता है कलरलेस। और यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनते ही इसकी व्हाइट PPT बननी स्टार्ट हो जाती है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने के कारण सॉल्यूशन हो जाता है मिल्की कलर का। मिल्की कलर का जो लाइम वाटर है उसमें CO2 को पास आउट कराओगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता कैल्शियम कार्बोनेट का, सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। इसी के अंदर CO2 को एक्सेस में पास आउट करवाओगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है ना। तो यहां पर सॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और ये सब्सटेंस हो जाता है कलरलेस।
कलरलेस सब्सटेंस बन जाता है, तो सब्सटेंस यहाँ पर कलरलेस हो जाता है। ये चीज भी ध्यान रखोगे। ओके, पूछा जाता है रिएक्शन कि इसको एक्सेस में पास आउट करवाते हैं तो क्या होता है, तो ये सारी रिएक्शन होती है। अगला पॉइंट आता है कि एसिड और बेस ये आपस में रिएक्शन करते तो क्या होता है ना, तो उसके ऊपर भी चलते अपन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर अपन नोट करते हैं कि इसको एक्सेस में पास आउट करवाते हैं तो क्या होता है ना। तो यहाँ पे तो है न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान रखोगे जब भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होने पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो रिएक्शन होती है इसमें एसिड अपन मोस्टली यूज लेते हैं HCl। इसकी रिएक्शन बेस के अंदर करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। रिएक्शन जब होगी तो यहां से Na और इधर से Cl, ये रिएक्शन करके NaCl बनाएंगे, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट बनेगा, प्लस यहां से H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखोगे, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसकी रिएक्शन अपन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होती है तो यहां पर सॉल्ट बनता है, लेकिन ये सॉल्ट होता है न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहां पर वाटर का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब है कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना स्ट्रॉन्ग अगर एसिड होगा तो यहां पर न्यूट्रल सॉल्ट बनते, खत्म। तो यहां पर न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक चीज और ध्यान रखोगे यहाँ पर, ये तो है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप कहता है कि अगर आप वीक एसिड का मतलब CH3COOH, ये एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड वे होते हैं जो H+ को बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको अपन वीक एसिड कहते हैं। इसकी रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दो, NaOH के साथ में, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ रिएक्शन जब होगी तो यहां से बन जाता है CH3COONA, यानी ये सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट। ध्यान रखोगे ये सोडियम एसीटेट तो बनता है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। तो यहां पर बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा, तो यहां पर बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बेसिक इसलिए है क्योंकि यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग है और साथ में H2O का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप, एक ध्यान और रखोगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ करोगे तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यस, तो थर्ड पॉइंट के अंदर यहां पर है अपने पास में HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस के अंदर आप ले सकते हो NH4OH, ये है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ होने पर NH4Cl प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा, तो NH4 और Cl मिल जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट, प्लस यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पर होती है जिसको अपन न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे की प्रॉपर्टी को डायमिनिस्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, व्हेन एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सो दैट इज आल्सो नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। अगला पॉइंट आता है कि मेटल जो है वो मेटल के जो ऑक्साइड्स है या फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है और ये रिएक्शन कैसे करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट भी पूछे जाते हैं। रिएक्शन जैसे मेटल है तो वो मेटल जो है वो कैसे कैसे रिएक्शन करके ना खुद को परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। यस, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विथ, तो नेक्स्ट में है मेटेलिक ऑक्साइड्स, इनकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा। यस, ध्यान रखोगे यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड का मतलब ये कैल्शियम का ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये सब मेटल के ऑक्साइड है, या फिर सोडियम का ऑक्साइड, ये सब मेटल के ऑक्साइड है। रिएक्शन इनकी करवा दो एसिड के साथ में, एसिड के अंदर अपन HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, CH3COOH भी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। तो इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा,
देख लीजिए रिएक्शन के अंदर, यहां से कैल्शियम ऑक्साइड और HCl, तो यहां से सीधी सी रिएक्शन होगी और कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, प्लस यहां पे H2 और O का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, तो साथ में बन जाएगा H2O। जब भी कोई मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यस, यहां पे देख लीजिए मेटल का ऑक्साइड और ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से बन जाएगा MgSO4, मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा, प्लस यहां से H2O का फॉर्मेशन होगा, है ना, मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से रिएक्शन जब होगी तो यहां से बनेगा NaCl प्लस बन जाएगा H2O। रिएक्शन को करोगे बैलेंस तो ये लगा दोगे। कोई भी मेटल का ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन यहां पर चलती है, देख लीजिए ये सॉल्ट और वाटर है, ये भी यहां पर सॉल्ट और वाटर है और ये भी यहां पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो मेटल के ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज यहां पे और ध्यान रखोगे, ये मेटल के ऑक्साइड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड सारे के सारे metallic oxides are basic in nature। ये सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, इन चीजों को ध्यान रखोगे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है उसके साथ में बेस कैसे रिएक्शन करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट में अपन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, ये नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बेस, नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, तो इसको अपन देखते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के ऑक्साइड का मतलब CO2 हो सकती है, नॉन मेटल के ऑक्साइड का मतलब SO2 हो सकती है, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब NO2 हो सकती है। ये सारी नॉन मेटल के ऑक्साइड है और इनकी रिएक्शन अपन बेस से करवाते हैं। बेस का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब्सटेंस हो सकता है, या फिर एसिड बेस में आप लेना चाहो। एक रिएक्शन अपन करवा के देखते हैं। यहां से रिएक्शन जब होगी तो सोडियम का बनेगा कार्बोनेट, Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3 और प्लस क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन गया तो प्लस इसमें बन जाने वाला है H2O, तो ये H2O का फॉर्मेशन होता है। ये सारा का सारा सेम प्रोसेस है। जब इनकी रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये भी रिएक्शन जब बेस के साथ करते हैं तो यहाँ से भी सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। मेन ये है कि जब भी कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड की जगह नॉन मेटल ऑक्साइड है और वो भी जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर मजेदार चीज ये है कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है ये सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन से, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक के, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के। ओके, ये पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। कुछ इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है उनको भी तुम ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन आता है कि घरों के अंदर जो दही होता है उसको कभी भी ब्राश और कॉपर के बर्तनों में, वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, तो इसको भी तुम लोग ध्यान रखोगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है कि घर में जो कर्ड है उसको कभी भी ब्राश या फिर ब्रॉन्ज या फिर मेटल के बर्तन में कभी नहीं रखना चाहिए, है ना। तो ब्रास ब्रॉन्ज हो सकता है या फिर कॉपर है, तो इनके बर्तनों में कभी भी इसको नहीं रखना चाहिए। इसका रीजन ये है, जो कर्ड होता है उसके अंदर होता है एसिड, और एसिड भी कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये सॉल्ट्स बॉडी के लिए बहुत पॉइजनस होते हैं ना, बॉडी के लिए बहुत पॉइजनस होते हैं, हानिकारक होते हैं, बैड इफेक्ट डालते हैं, इसलिए इसका कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। घर में ऐसा नहीं कि छाछ ला करके ना आप कॉपर के बर्तन में रख दो, रिएक्शन कर लेगा। सेकंड पॉइंट होता है
कि जो रिएक्शन अपन एसिड बेस के अंदर करते हैं उसमें निकलने वाली जो गैसें होती है उस गैसों की रिएक्शन मेटल के साथ में कैसे होती है ना, मेटल जो रिएक्शन करती है एसिड के साथ में तो कौन सी गैस निकलती है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हो कि कोई भी एसिड है वो हमेशा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। एक क्वेश्चन और दे रखा है कि एक कोई भी मेटल का कार्बोनेट है जिसका नाम E है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और यहाँ से सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और सॉल्ट वाटर के साथ में निकलने वाली जो गैस है वो एक्सटिंग्विशर के रूप में काम करती है, यानी कि जलती हुई जो आग है, बर्निंग जो कैंडल है उनको बुझाने का काम करती है। तो कौन सा हो सकता है, इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए क्या हो सकता है। तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि जो सोडियम का कार्बोनेट होता है इसकी रिएक्शन जब एसिड के साथ में होती है तो यहाँ से बनता है NaCl प्लस बनता है H2O प्लस बनती है CO2, और ये H2O के साथ में CO2 का फॉर्मेशन होता है H2O प्लस CO2, और ये CO2 इतनी फास्ट निकलती है कि ये बर्निंग कैंडल को, है ना, बर्निंग जो कैंडल है उस बर्निंग कैंडल को ये बुझा देती है, फायर को एक्सटिंग्विशर कर लेती है। तो ये रिएक्शन इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन है वहां से तुम लोग भी ध्यान रखोगे। यस, नेक्स्ट अपन चलते हैं और अगला पॉइंट आता है कि एसिड और बेस है, इसमें क्या क्या सिमिलरिटी होती है, एसिड और बेस में क्या क्या समानताएं होती है, तो उसको भी लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट आता है सिमिलरिटी इन एसिड एंड बेस। यस, एसिड और बेस में क्या क्या सिमिलरिटी है देखोगे आप। सिमिलरिटी की अगर बात करें क्या क्या इसमें सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि दोनों ही लिटमस पेपर के साथ में रिएक्शन करते हैं, बोथ आर रिएक्ट विथ लिटमस पेपर। इन दोनों की रिएक्शन बोथ रिएक्ट्स विथ लिटमस पेपर, दोनों ही लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि एसिड हो चाहे बेस हो, ये दोनों के दोनों मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। बोथ परफॉर्म न्यूट्रलाइजेशन, बोथ परफॉर्म न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन को दोनों ही परफॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि एसिड हो चाहे बेस हो, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है ना। तो दोनों के अंदर बोथ शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि ये जब रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है तो एसिड और बेस दोनों ही वहां पर आयंस का भी फॉर्मेशन करते हैं, है ना। आयन का फॉर्मेशन दोनों के थ्रू होता है। आयन के फॉर्मेशन के साथ चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ये दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कौन सी गैस बनाते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन भी करते हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पर पूछा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि चाहे एसिड है चाहे बेस है, इन दोनों के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों के दोनों जो होती है उसमें आयन फॉर्मेशन होता है, तो आयन फॉर्मेशन के कारण इसमें करंट चलता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास में ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ना, या फिर अल्कोहल है ना, तो बताइए उसमें करंट क्यों नहीं चलता है। तो उसको देख लीजिए। अपने पास में अगर कोई एसिड है जैसे HCl है या H2SO4 है या HNO3 है, ये सारे के सारे एसिड्स होते हैं और इनको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर कोई भी बेस है अपने पास में, बेस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो सकता है, AlOH3। तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं ये बेसिक है, और बेस को जब अपन वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये OH- आयन बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड होगा तो H+ देगा, बेस होगा तो OH- देगा, और एसिड H+ और बेस OH- के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ओके, ये तो पॉइंट यहां पे होता है। लेकिन थिंग ये है कि जब भी आप लोग ग्लूकोज को पानी में डालोगे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है
C6H12O6, तो इसमें करंट क्यों नहीं चलता है? या फिर अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, मिथेनॉल, और मिथेनॉल के अंदर CH3OH है, तो इसमें भी तो हाइड्रोजन पड़े है, इसमें भी हाइड्रोजन पड़े है, खूब पड़े हाइड्रोजन, इसमें भी खूब पड़े हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती है? तो इस क्यों के पीछे का कारण है कि ये हाइड्रोजन आयन को H+ के फॉर्म में कभी भी रिलीज नहीं करते। H+ के फॉर्म में जब कोई भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कभी भी होती नहीं है। बात समझ में आई? तो ये चीजें रहती है एसिड और बेस के बारे में। अगला पॉइंट आता है कि आप लोग एसिड और बेस का डाइल्यूशन कैसे करोगे, है ना, डाइल्यूशन के ऊपर भी पॉइंट पूछा जाता है। और एक पॉइंट आता है कि ये जो H+ होते हैं, ये H+ खुद एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये वापस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है? तो ये पॉइंट भी कुछ इसमें पूछे जाते हैं। यस, अपने पास में कोई भी एसिड है, एसिड के मीन में जैसे HCl है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये H+ रिलीज करता है और Cl- रिलीज करता है। कौन? एसिड। लेकिन ये H+ कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, ये H+ हमेशा एसिड के साथ में जो है वो H2O में ऐड होकर के और खुद कन्वर्ट हो जाते हैं H3O+ के अंदर, H3O+ में चेंज हो जाते हैं। और H3O+ को अपन कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। तो ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। H+ कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये कभी भी फ्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट इट एग्जिस्ट ऑल्सो कंबाइंड विथ द वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ेगा तो वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट इसमें पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखोगे। और उसी टाइप में जो बेस होता है, बेस जैसे NaOH है, इस NaOH को वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने पर इसका भी कैटालाइसिस होगा, और कैटालाइज होगा तो ये Na+ बनता है और OH- का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये आयन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, ये हमेशा कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन जब होते हैं तो कंबाइन होने पर ये वाटर के साथ में सॉल्यूशन फेज के अंदर रहते हैं। ओके, ये ध्यान रखोगे। एक आप इन टेक्स्ट में और जाओगे तो वहां पे दे रखा है कि सारे के सारे जो बेस होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होते हैं। ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, है ना, कि सारे के सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। एन एल्काइली, है ना, एक पॉइंट और देखा गया, एल्काइली जो बेसेस होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते भी है, लेकिन सारे बेस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। फिर एक पॉइंट और दे रखा है कि जो ये बेस होते हैं ये टच करने पर साबुन की तरह, थोड़े से टच करने पर साबुन की तरह स्लिपरी स्मूथ दिखते भी है, और उसके साथ कोरोसिव नेचर के भी होते हैं, और टेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही बिटर टाइप के होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं, है ना, और आप टच करोगे तो ये बेसेस हाथ पे गिरने पर ये हार्मफुल भी होते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे। और न्यूट्रलाइजेशन अपन ने देख लिया है, न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तो एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि जो अपन मार्केट से एसिड या फिर बेस लेके आते वो तो 100% प्योर होते हैं, और उसको अपन लैब में 100% प्योर यूज नहीं कर सकते, तो उसको हमेशा करवाया जाता है डाइल्यूशन। और जब डाइल्यूशन करवाया जाता है तो क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूशन होता क्या है? तो एसिड या फिर बेस जो अपन मार्केट से लेके आते हैं वो 100% प्योर होते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में अपन यूज नहीं करते हैं। उसमें अपन 5% तो एसिड रहने देते हैं, 95% तक पानी ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूशन होता क्या है? तो डाइल्यूशन होता है कि जब आप एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती है, और इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर, है ना, रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ H3O+ या OH- पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन जब होता है तो हाइड्रोजन आयन या फिर OH- आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होती है। यस, अगला प्रोसेस आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को अपन डिफाइन करवाते हैं, तो डाइल्यूशन की डेफिनेशन होती है मिक्सिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसेज
in water, then the concentration of H3O plus या H plus ions decrease in per unit volume is called dilution. एसिड और बेस को जब पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन या फिर H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज होती है और इस प्रोसेस को अपन डाइल्यूशन के नाम से जानते हैं. एक चीज यहाँ पे और मैं बताना चाहूंगा कि जब अपन डाइल्यूशन करते हैं, ये अपने पास में कोई भी बीकर है और जब अपन डाइल्यूशन करते हैं तो ऐसा नहीं करना. ऐसा क्या नहीं करना? ऐसा नहीं करना कि आपने पहले इसके अंदर भर दिया, यहाँ पे एसिड, क्या भर दिया यहाँ पे, पहले आपने भर दिया अगर एसिड और ऊपर से मिला दिया पानी, तो ये रिएक्शन इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होती है और इतने एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है कि ये वेसल को तोड़ देगी, तुम्हारे को जला देगी, थोड़ी देर में हॉस्पिटल में मिलोगे. तो इससे बचने के लिए डाइल्यूशन जब भी करते हो तो पहले तुम लोग इसके अंदर वाटर डाल के रखोगे. क्या? वाटर पहले से आप डाल के रखोगे, एसिड, और ऊपर से तुम लोग इसके अंदर पहले से आप डाल के रखोगे वाटर, पानी डाल के रखोगे, और ऊपर से बाहर से आप लोग इसमें ऐड करोगे एसिड, या फिर इस बाहर से आप लोग इसमें डालते हो बेस. तब तो ये रिएक्शन अच्छी होगी. और आपने अगर एसिड अंदर भर लिया और फिर ऊपर से पानी डाल दिया तो इतना सारा एसिड पानी की एक सिंगल बूंद को जीने नहीं देगा, तोड़ देगा. इतनी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हाईली क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो जब भी डाइल्यूशन आप करते हो तो हमेशा एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करना चाहिए, कभी भी वाटर को एसिड में डिसॉल्व नहीं करना चाहिए. बात समझ में आई? तो ये पॉइंट यहां पे रहता है. और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डाइल्यूशन होता है तो डाइल्यूशन करते टाइम, क्वेश्चन भी पूछा जाता है डाइल्यूशन जब करते हो तो डाइल्यूशन करते टाइम कभी भी पानी को एसिड बेस में नहीं डालना चाहिए. ओके, ये बात समझ में आ गई तुम्हारे को. और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल है, ग्लूकोज है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती है? तो क्योंकि ये फ्री आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, है ना. ये पॉइंट भी आता है. एक क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन क्या ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी वेपर है, गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसकी वेपर है. क्या इस वेपर को आप लोग लिटमस पेपर के ऊपर से पास आउट कराओगे तो क्या ये कलर चेंज करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NOO, नो. क्यों? इसका रीजन ये है कि जब भी हाइड्रोजन गैस है, अगर वो आयन के फॉर्म में नहीं है, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में नहीं है, तो एसिड और बेस की प्रेजेंस कभी नहीं करते. लिटमस पेपर हमेशा गीला होगा तो ही अपना कलर चेंज करेगा, अन्यथा वो अपना कलर चेंज नहीं करता है. ओके, यस. अगला पॉइंट एक और इसमें आपके उसमें दिखेगा कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो सॉल्यूशन के डाइल्यूशन को कैसे अफेक्ट करते हैं. जितना H प्लस आयन ज्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन उतना एसिडिक ज्यादा होगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी कम होगी वो उतना ज्यादा डाइल्यूट होगा. तो डाइल्यूट होगा तो H प्लस कम, कंसंट्रेट होगा तो H प्लस ज्यादा. उसी टाइप में OH माइनस ज्यादा होगा तो बेस ज्यादा होगा, OH माइनस कम होगा तो उसमें बेस की कंसंट्रेशन कम होगी. तो ये पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं. नेक्स्ट बहुत शानदार टॉपिक आ रहा है और वो टॉपिक है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर एसिड या बेस है तो उसकी आप स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करोगे, है ना. हाउ टू वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. और इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन यूज लेते हैं pH स्केल. क्या? pH स्केल काम में लेते हैं. तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग नोट करो, pH स्केल. देखिए pH स्केल एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए काम में लेते हैं और इसकी अपन डेफिनेशन भी नोट करते हैं कि अ स्केल दैट इज यूज्ड या स्केल फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, सो दैट इज कॉल्ड pH स्केल. एंड दैट इज डेवलप जब की गई थी तो इसमें दो वर्ड है, एक है P और दूसरा है H. इसमें जो P वर्ड है उस P वर्ड का जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड मिलता है पोटेंज, POTENZ, और इस पोटेंज का मीन होता है पावर. और यहां पे दूसरा जो वर्ड है H, इस H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन.
हाइड्रोजन आयन, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की पावर को कैलकुलेट करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं, सो दैट इज आल्सो नोन एज पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की अपन डेफिनेशन नोट करते हैं, अ स्केल दैट यूज्ड फॉर measure the concentration of hydrogen ion in a solution is called pH scale, है ना। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो स्केल अपन यूज लेते हैं उस स्केल को अपन पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। खत्म। तो ये पीएच स्केल रहती है। ध्यान रखोगे जो पीएच स्केल की रेंज होती है वो पीएच स्केल की रेंज हमेशा 0 से लगा करके 14 तक होती है, और इसकी मीडियम जो रेंज होती है वो होती है 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिक नेचर हमेशा इंक्रीज होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। 7 से 14 की तरफ जाओगे तो इसमें बेसिक नेचर हमेशा इंक्रीज होगा। अब बात आती है कि एक सब्सटेंस जिसका पीएच मान 10 है, दूसरे सब्सटेंस का पीएच मान 14 है, तो दोनों में बेसिक कौन ज्यादा, तो 14 वाला ज्यादा बेसिक होगा। एक सब्सटेंस का पीएच वैल्यू है 5 और दूसरे सब्सटेंस का पीएच वैल्यू है 2, बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन, तो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो एसिड होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ज्यादा वो बेस होगा। ओके, तो ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में कुछ पूछी जाती है, और जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है पोटेंट, जिसको अपन पावर से भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीजें इसके रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट पूछी जाती है। उसके बाद में तुम लोग पीएच का डायग्राम भी थोड़ा सा याद रखोगे, मैं यहीं पे बना लेता हूं पीएच का डायग्राम। पीएच स्केल का डायग्राम यहाँ पे नहीं आएगा, मैं जाता हूं अगले पेज पे। यस, पीएच के डायग्राम को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। पीएच का डायग्राम जो है वो कुछ ऐसे चलता है, ऐसे मतलब ऐसे चलता है, और इस पीएच के डायग्राम के अंदर अपन नोट करते हैं कि ये पीएच का जो डायग्राम है वो जब ऐसे चलता है तो इस पीएच के डायग्राम के अंदर यहाँ जो वैल्यू है वो रहती है 0, यहाँ पे वैल्यू रहती है 14, और इसका जो मीडियम वैल्यू है वो रहती है यहाँ पर 7, तो ये 7 वैल्यू रहती है। ये जो 7 से 0 की तरफ जाओगे तब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, है ना, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो ये एसिडिक वैल्यू ज्यादा होगी। 7 से 40 जाओगे तो इसमें बेसिक नेचर इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे बेस रहेगा, और बेस को अपन OH माइनस से नोट करते हैं। यहाँ पे एसिड होगा और एसिड को अपन H प्लस से नोट करते हैं, तो ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में चलती है ना। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ती है, डिक्रीज होती है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ पूछा जाता है। और जैसे ही आप 7 से नीचे की तरफ आओगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और 7 से ऊपर की तरफ जाओगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट इसमें कुछ दिखाई जाते हैं, है ना। ये मैं ये बता रहा था कि जैसे आप इधर की तरफ जाओगे, इधर की तरफ जाओगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और इधर की तरफ आओगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, और यहां पे नोट करते हैं H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। तो यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। कुछ इसमें pH वैल्यू भी आप लोग ध्यान रखोगे, कौन कौन सी pH वैल्यू कहां पे रहती है, तो उसको तुम लोग ध्यान रखोगे। एक तो पॉइंट आता है गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस की जो वैल्यू है वो 1.2 पे रहती है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस की जो वैल्यू है वो गैस्ट्रिक जूस, और ये 1.2 के अराउंड इसकी pH वैल्यू आती है। सेकेंड पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे थोड़ा सा लेमन के बारे में, और लेमन का जो जूस होता है उसकी pH वैल्यू 2.2 के अराउंड आती है। लेमन जूस, और लेमन जूस की वैल्यू आती है 2.2 के अराउंड, ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे। उसके बाद में अगला जो वैल्यू रहता है वो प्योर वाटर का रहता है, और प्योर वाटर है या फिर ब्लड है उसकी वैल्यू यहीं पे रहती है, प्योर वाटर।
ध्यान रखोगे प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7.4 होती है और साथ में जो ब्लड है उसकी भी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ध्यान रखोगे जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, तो इस डिस्टिल्ड वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 7 रहती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे। उसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो वैल्यू है वो यहीं रहती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अपन MgOH होल ट्वाइस से लिखाते हैं, इसकी पीएच वैल्यू रहती है 10 के अराउंड। ओके, और उसके बाद में तुम लोग याद रखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है वो रहती है 14। तो ये कुछ पीएच वैल्यू और इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट है, इनको भी ध्यान रखोगे, बोर्ड में काफी सारी आपकी हेल्प हो जाएगी। खत्म। तो ये पीएच वैल्यू के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं H+ या फिर OH- के बाद में कि इनका डेली लाइफ में क्या क्या यूज रहता है, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इनका इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच का डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो डेली लाइफ के अंदर इनका क्या क्या यूज है, इंपॉर्टेंस है। यस, फर्स्ट पॉइंट अपन लेकर के चलते हैं। इन डेली लाइफ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी सजीव है, इनकी बॉडी का जो पीएच मान है वो हमेशा 7.0 टू 7.8 के बीच में रहना चाहिए। इसके बीच में पीएच है तो ये एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है, बहुत शानदार अच्छी कंडीशन होती है। इससे ऊपर या नीचे होगा तो व्यक्ति के बॉडी के अंदर है ना उल्टी दस्ते होनी स्टार्ट हो जाती है, या बॉडी के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखोगे। सेकंड पॉइंट आता है कि जो रिवर वाटर होता है, रिवर वाटर के अंदर जो एसिडिक होती है, एसिडिक रेन, इस एसिडिक रेन का जो पीएच है वो पीएच बिलो देन 5.6 होता है, 5.6। इससे जब कम होता है तो इस रेन को अपन एसिडिक रेन के नाम से जानते हैं। और एसिडिक रेन जब बहता हुआ नदियों के अंदर पानी पहुंचता है तो वहां की पीएच डाउन हो जाती है और वहां पर एक्वेटिक जो जीव होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनका जीना बहुत दुभर हो जाता है या फिर डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है। तो ये भी इसके कुछ इंपॉर्टेंस के अंदर पॉइंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और तुम लोग ध्यान रखोगे, जो वीनस है, वीनस जो क्या बोलते हैं प्लैनेट है, इस वीनस प्लैनेट के ऊपर तुम ध्यान रखोगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के वाइट येलो क्लाउड पाए जाते हैं, वाइट येलो क्लाउड पाए जाते हैं। और ये वाइट येलो जो क्लाउड है ये वीनस प्लैनेट के ऊपर है और वहां पर आप लोग सोच सकते हो क्या वहां पर जीव रह सकता है कि नहीं, तो इस टाइप के कुछ बादल पाए जाते हैं, तो इसमें कोई जीवन संभव नहीं भी होता है। उसके बाद में पॉइंट आता है कि जो खेतों की जमीन होती है उस खेत के अंदर जो अपना जो फील्ड यार्ड होता है, तो उस फील्ड यार्ड के अंदर, ये बैकयार्ड के अंदर जो खेतों की जमीन है उसमें पीएच कितना होना चाहिए। तो अपन ध्यान रखते हैं जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस के अंदर जो सॉइल है उस सॉइल का जो पीएच है उसको भी ध्यान रखोगे। ये पीएच हमेशा 7 पे मेंटेन होना जरूरी है। अगर इसका पीएच डिक्रीज होकर के अगर ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो एसिडिक ज्यादा होने पर इसको अपन ट्रीट करने के लिए मिलाते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का कार्बोनेट या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। इन सब्सटेंस को मिलाते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और इससे एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो बेस के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाती है। अगर खेत के अंदर बेस ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए अपन खेतों के अंदर जिप्सम डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो जिप्सम से उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। बेस ज्यादा है तो जिप्सम डालोगे, एसिड ज्यादा है तो लाइम स्टोन का अपन यूज करते हैं, लाइम स्टोन
का यूज करते हैं। तो ये डेली लाइफ के अंदर यूजेज रहते हैं। उसके साथ में आप लोग जानते हो कि जो डाइजेशन प्रोसेस है इसमें भी पीएच का इंपॉर्टेंस होता है। कैसे इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस इस पर्पज में है कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस की रिक्वायरमेंट होती है। और गैस्ट्रिक जूस जब निकलता है स्टोमक के अंदर तो अपनी बॉडी में एकदम अच्छे से फंक्शंस चलते हैं। लेकिन कई बार अगर ओवर सिक्रेशन हो जाता है तो बॉडी के अंदर इरिटेशन होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत खतरनाक सा दर्द होता है पेट के अंदर। तो स्टोमक के अंदर भी इसका यूज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इसका यूज होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो अपना स्टोमक है, इस स्टोमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है वो अगर गैस्ट्रिक जूस अगर ये ओवर सिक्रेट हो जाता है, इसका ओवर सिक्रेशन अगर होता है तो ओवर सिक्रेशन पे होने के कारण इसके कारण बहुत सारा इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ाहट होती है और खतरनाक इसका पेन होता है। और इसको न्यूट्रल करने के लिए, है ना, इसको अपन न्यूट्रल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए अपन यूज लेते हैं एंटासिड। और एंटासिड जब यूज लेते हैं तो उस एंटासिड के अंदर अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक माइल्ड बेस है, उसको अपन सजेस्ट करते हैं। तो एंटासिड और एंटासिड के रूप में अपन MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज लिया जाता है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जब यूज लेते हैं तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये बॉडी के अंदर इरिटेशन को खत्म कर देता है। खत्म। इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि जो टूथ, अपनी जो दांत है, इन दांतों के अंदर टीथ डिके में भी इसका यूज रहता है। और टीथ डिके के रेस्पेक्ट में आप जब चलते हो तो टीथ डिके के अंदर भी इसका पॉइंट चलता है। और टीथ डिके के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो टीथ डिके और टीथ डिके के अंदर अपना जो मुंह है इसका पीएच मान भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अगर खाना खाने के बाद मुंह में पानी नहीं घुमाते, खूब सारे बैक्टीरिया मुंह के पीएच को चेंज कर देते। और मुंह के पीएच को जब चेंज करते हैं तो मुंह के पीएच को चेंज करने पर यहाँ की पीएच वैल्यू 5.5 और इससे बिलो हो जाती है। और इससे बिलो होने पर दांतों के अंदर जो ऊपरी कवर है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। और डिग्रेड जब होता है तो उसको कहते हैं टीथ डिके, है ना। तो उसको टीथ डिके के नाम से जानते हैं। तो ये दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना, इसको जब अपन ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट देने के लिए अपन यूज लेते हैं बेस। और बेस के अंदर भी अपन टूथपेस्ट यूज लेते हैं, टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट का जो मीडियम होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। कैसा? बेसिक नेचर का होता है। एक अपन यूज लेते हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर भी इसका यूज लेते हैं। और सेल्फ डिफेंस के अंदर अगर कोई मधुमक्खी अपने को काट लेती है तो मधुमक्खी जब काटती है तो वहां पे भी सेल्फ डिफेंस में इसका यूज होता है। सेल्फ डिफेंस में इसका यूज लिया जाता है। सेल्फ डिफेंस में कैसे यूज लेते हैं मैं आपको बताऊं। अगर सेल्फ डिफेंस के अंदर भी इसका यूज लिया जाता है। यस, सेल्फ डिफेंस में भी, सेल्फ डिफेंस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और सेल्फ डिफेंस के रेस्पेक्ट में अगर बताऊं, जैसे हनी बी है, क्या है? हनी बी। और हनी बी का जो स्टंग होता है, इस हनी बी के स्टंग के अंदर होता है एसिड। और उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, या फिर इसको मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, मिथेनोइक एसिड। और ये मिथेनोइक एसिड जब अपनी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर जलन होता है, दर्द होता है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन यूज लेते हैं बेस। और बेस के रूप में बहुत धीमा एक माइल्ड बेस यूज किया जाता है, NaHCO3, इसको यूज लेते हैं। और ये जो बेस है ये उस एसिड के ऑपोजिट वर्क करता है, इसलिए इसको अपन एंटासिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एंटासिड है, इसको यहाँ पर यूज लिया जाता है। सेल्फ डिफेंस के अंदर भी इसका अपन यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है। एक इसका सेल्फ डिफेंस में यूज नेटल प्लांट में भी पूछा जाता है। नेटल प्लांट,
नेटल प्लांट एक छोटा सा प्लांट है जो फॉरेस्ट के अंदर उगता है ना। इस टाइप में आप देखोगे तो नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट। और इस नेटल प्लांट को देखोगे तो इस नेटल प्लांट के ऊपर छोटे छोटे थ्रॉन्ग्स होते हैं। नेटल प्लांट के ऊपर छोटे छोटे होते हैं थ्रॉन्ग्स। इस टाइप में आप देखोगे ऊपर तो ये छोटे छोटे कुछ थ्रॉन्ग्स होते हैं, और इन थ्रॉन्ग्स से, इन छोटे छोटे कांटों से निकलता है मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड निकलता है। इनसे निकलता है फॉर्मिक एसिड। और जब अपनी बॉडी के कांटेक्ट में आता है ना, कांटेक्ट में आता है, जब बॉडी के टच होता है तो टच होने पर, बॉडी के ऊपर जब ये टच होता है तो टच होने पर, कांटेक्ट में आने पर ये छोड़ता है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड छोड़ता तो बहुत वहां पे पेन होता है, जलन होती है, दर्द होती है, तो वहां पर होता है पेन। और इसको रिलीफ पाने के लिए नेचर कहता है कि इसी के पास में एक पौधा उगता है जिसको डॉग प्लांट कहते हैं, और डॉग प्लांट के अंदर होता है बेश। तो ये बेश इस एसिड को, इस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो ये नेटल प्लांट है जहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो इस चीज को भी तुम लोग रखोगे याद। ओके, यस। इसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है कि कौन कौन से एसिड यहाँ पर मोस्टली यूज लिए जाते हैं। तो उस एसिड के रेस्पेक्ट में तुम लोग देखोगे तो कुछ एसिड के एग्जाम्पल याद रखोगे, जिसमें एक नाम आता है विनेगर। विनेगर, विनेगर के साथ में अगला एग्जाम्पल आता है ऑरेंज। इस ऑरेंज में भी एक एसिड होता है। ऑरेंज के साथ में टेमेरिंड, टेमेरिंड में कौन सा एसिड होता है। उसके साथ में तुम याद रखोगे टोमेटो, टोमेटो, तो इसमें भी एक एसिड का एग्जाम्पल आता है। उसके साथ में श्योर मिल्क, श्योर जो मिल्क है खट्टा, तो इसमें पूछा जाता है। उसके साथ में लेमन का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, लेमन जो नींबू है उसमें भी होता है। और जो चींटियों का डंक होता है, एंट स्टिंग जो होता है, उसमें भी एक एसिड होता है। और उसके साथ साथ में जो नेटल स्टिंग होता है उसमें भी होता है, तो आंट स्टिंग है, आंट स्टिंग। और उसके साथ में नेटल जो प्लांट है इसका जो स्टिंग है, इन सभी के अंदर एसिड होता है। तो इन एसिड को अपन लेकर के चलते हैं यहाँ पर, और कौन कौन से एसिड किस किस में होते हैं उनको कंप्लीट में दिखा देता हूँ, है ना। यस, तो एसिड के रेस्पेक्ट में चलते हैं अपन, और एसिड के अंदर कौन कौन सा एसिड किस टाइप में रहता है उसको अगर दिखाऊं मैं तो यस यस यस, ये जो विनेगर है इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। जो ऑरेंज है, इस ऑरेंज के अंदर आप याद रखोगे इसमें होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन में भी ध्यान रखोगे यहाँ पे भी होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड सिट्रस रिलेटेड है। इसमें होता है टार्ट्रिक एसिड, टेमेरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड, तो यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ध्यान रखोगे होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड रहता है। ऑक्जेलिक के बाद में जो मिल्क है इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। एंट है या फिर नेटल स्टिंग है, इन दोनों के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड। तो ये एसिड की कुछ कहानियां हैं, इसको आप यहां से याद रखोगे। तो ये एसिड कौन कौन से किस में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें यहां पर इस रेस्पेक्ट में रहती है। ओके, इस कहानी के बाद में अगला जो पॉइंट पूछा जाता है वो पॉइंट आता है कि ये जो एसिड बेस है इसके बाद में जब सॉल्ट बनते हैं तो वो सॉल्ट कौन कौन से है, कहाँ कहाँ यूज आते हैं, किस किस फॉर्म में यूज आते हैं, उसके ऊपर अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं सॉल्ट की कहानी के ऊपर। यस, नेक्स्ट आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स अपन जानते हैं कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो वहां पर सॉल्ट और उसके साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। और कुछ सॉल्ट्स है अपने सिलेबस में, उनको अपन लेकर के चलते हैं। और सॉल्ट्स में सबसे पहले आता है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड अपन नाम देते हैं, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन सी लेवल से भी होता है, सी वाटर से। सी वाटर को जब अपन वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट करने पर वहां से बनता है सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब बनता है NaCl, लेकिन इसमें होती है खूब सारी इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज
और इस इम्प्यूरिटीज के कारण जो रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, उस रेनी सीजन के अंदर ये हो जाता है एक्वस टाइप का होता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है, उसका कारण इसकी इम्प्यूरिटीज है। दूसरा, इसको फॉर्मेशन करने के लिए अपन यूज लेते हैं HCl, इसमें डाल देते हैं NaOH। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्मेशन का तरीका है। इसमें बनने वाला जो सॉल्ट है वो 100% प्योर होता है, लेकिन प्योर को कोई खाते नहीं है। ये वाला होना चाहिए जिससे बॉडी को खूब सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। एक पॉइंट ये याद रखोगे। नेक्स्ट आप लोग याद रखोगे, एक पॉइंट आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्मूला जब लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, और इसी को सिंपल भाषा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है तो ये आप देखोगे तो फॉर्मेशन का प्रोसेस जब चलता है तो फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं NaCl, उसमें पास आउट करवाते हैं करंट, है ना। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस का मतलब इसमें ऑलरेडी H2O अंदर होगा ही। तो ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन H2O के साथ में, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने पर यहाँ पे NaOH बनता है, प्लस H2 बनती है, प्लस यहाँ पर Cl2 बनती है। रिएक्शन को करोगे बैलेंस, वहां पे है Cl2, ये हो गया Cl2, वहां पे H2, ये H2, वहां पे Na2, यहाँ पे Na2, H2, O2, 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 O2 है ही नहीं, वहां पे O2 2 टाइम है, यहाँ पे O2 2 टाइम है, ये O2 1 हो गई, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 टाइम है, तो हाइड्रोजन अच्छा वहां पे भी 4 टाइम हो गया। ओके, रिएक्शन हो गई है बैलेंस। इसके ऊपर तुम लोग देखोगे रिएक्शन बैलेंस करने के बाद में कौन सा सब्सटेंस कहां पे बनता है ये भी पूछा जाता है। तो ये अपने पास में है एक एपरेटस, और इस एपरेटस के अंदर अपन ने भर लिया है अंदर सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ है नमक का। ये है NaCl प्लस H2O का सॉल्यूशन। और ध्यान रखोगे नमक का जो पानी के अंदर सॉल्यूशन है इसको ब्राइन सॉल्यूशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। यस, इसमें जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराने पर एक इसका एनोड टर्मिनल होगा, दूसरा इसमें कैथोड टर्मिनल होगा। ये होता है इसके अंदर कैथोड और ये होता है इसके अंदर एनोड। तो एक एनोड और एक दूसरा कैथोड टर्मिनल होता है। रिएक्शन जैसे ही होती है तो रिएक्शन के अंदर एनोड जो है प्लस वाला है तो इसके ऊपर बनती है Cl2 गैस। क्या? Cl2 गैस बनती है। एनोड जो है इसके ऊपर बनती है H2 गैस, और उसके साथ में जो कैथोड है वहां पर बनता है NaOH। तो ये NaOH कैथोड पे बनेगा, NaOH बनेगा कैथोड के ऊपर, मैंने इसको लिख दिया एनोड पे, तो इसके ऊपर बनता है NaOH। तो यहाँ पर NaOH जो कि बनेगा कैथोड पे यानी कि माइनस टर्मिनल के ऊपर, और प्लस का टर्मिनल है वहां पर हमेशा Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को ये यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि क्षार का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोर एल्केलाइन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लोर एल्केलाइन रिएक्शन, ये जो प्रोसेस है जो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन, ये मैंने ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पढ़ा दिया? ब्लीचिंग पाउडर ये तो NaOH पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। तो NaOH यस, अपन चल रहे हैं NaOH के ऊपर हेडिंग डाल दी थी ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन। यस, ये नहीं होगा क्लोर एल्केलाइन रिएक्शन नहीं, ये NaOH के फॉर्मेशन में चला गया। मैं किस रिएक्शन को कहां लेके चला गया हूं मैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यस, NaCl H2O, यस सही जा रहा हूं मैं। इसको यहां से रिमूव कर देते हैं क्लोर एल्केलाइन रिएक्शन को और इसके फॉर्मेशन, और ये टॉपिक कंप्लीट अपने पास में NaOH का फॉर्मेशन रहेगा। तो NaOH को पढ़ा दिया मैंने, ऊपर ब्लीचिंग पाउडर हेडिंग डाल दी थी NaOH, और NaOH के अंदर नमक का सॉल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन बनेगी। इनका कुछ यूज भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा सब्सटेंस कहाँ पे यूज लिया जाता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ओके, तो ध्यान में रखने के लिए एक तो तुम लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है
हाइड्रोजन गैस, इसका यूज कहां कहां पे होता है? मैं क्लियर कट बता रहा हूं। हाइड्रोजन गैस का पहला यूज होता है फ्यूल के अंदर, ओके, एक तो इसका फ्यूल में यूज होता है, दूसरा यूज होता है इसका मार्जरीन के अंदर, मार्जरीन के अंदर दूसरा यूज होता है इसका मार्जरीन, जो कच्चा मावान बनता है वहां पे इसका यूज होता है। तीसरा इसका यूज होता है अमोनिया फॉर्मेशन में, अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3। और चौथा इसका यूज होता है फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स में इसका यूज होता है। खत्म, तो इसका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखोगे जो NaOH है, इस NaOH का जो यूज किया जाता है उस यूज को तुम लोग ध्यान रखोगे। और NaOH का जो मोस्टली यूज होता है, NaOH उधर की तरफ पड़ा, इसका यूज होता है एक तो डी ग्रीजिंग के अंदर, डी ग्रीजिंग के अंदर इसका यूज होता है। डी ग्रीजिंग, किसी भी सरफेस पे अगर ग्रीस लगा हो उसको हटाने में इसका यूज लेते हैं। शॉप इंडस्ट्री में इसका यूज आता है, उसके साथ में डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज आता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज आता है। उसके साथ में पेपर के अंदर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं उसमें इसका यूज आता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका यूज आता है, या फिर पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज आता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इधर की तरफ जो क्लोरीन गैस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और क्लोरीन के बारे में तुम लोग ध्यान रखोगे। ये जो क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन गैस को अपन एक तो वाटर ट्रीटमेंट में यूज लेते हैं, किसमें? वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के साथ साथ में इसको यूज किया जाता है स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल में भी इसको डाला जाता है, स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल्स में इसको यूज लेते हैं। थर्ड जो इसका यूज किया जाता है वो लेते हैं PVC के अंदर, PVC, तो PVC में इसको यूज लेते हैं। इसका यूज होता है डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर, डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर इसका यूज लिया जाता है ना, डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर। और उसके साथ में CFC में, पेस्टिसाइड्स में इसका खूब यूज होता है, CFC में इसका यूज होता है। उसके साथ में पेस्टिसाइड्स में भी इसका यूज होता है। तो ये खूब सारे इसके यूज रहते हैं। तो ये है NaOH, NaOH को अपन सिंपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स यूज नाम दे देते हैं। और इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं, तो कास्टिक सोडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कुछ कहानी NaOH के बारे में। टॉपिक मैंने ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट कर लिया था, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो लिख लिया, लेकिन फॉर्मेशन पे आ गया NaOH के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। यस, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ये सारी चीजें तुम लोग यहीं पे सीखोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लीचिंग पाउडर, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। एक तो पॉइंट आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन की कहानी जब चलती है तो फॉर्मेशन के अंदर अपन जो लाइम वाटर है उसमें क्लोरीन गैस को पास आउट करवाते हैं, किसमें? लाइम वाटर के अंदर। तो ये है अपने पास में लाइम वाटर, और इस लाइम वाटर के अंदर पास आउट करवाते हैं क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस अभी बनी थी NaOH के फॉर्मेशन में। जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बन जाता है CaOCl2 प्लस बन जाता है H2O। रिएक्शन देख लो एक बार, बैलेंस तो नहीं मांग रही है। Ca है, ऑक्सीजन 2 टाइम है, ऑक्सीजन 2 टाइम है, H2Cl2 तो H2Cl2, ओके, रिएक्शन हो चुकी है, बैलेंस। फिर बात आती है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो ब्लीचिंग जो है, इसमें जो ब्लीच है इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। तो ब्लीचिंग का जो मोस्टली यूज रहता है, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो यूज है उसमें अपन सेलेक्ट लाइम जो है, बुझा हुआ चूना, उसके अंदर जब क्लोरीन गैस को पास आउट कराते तो इसका यूज होता है। एक इसका यूज होता है पल्प या फिर पेपर इंडस्ट्री के अंदर ब्लीच करने के लिए, क्लोथ के अंदर, लाउंड्री में इसका यूज होता है। सेकंड इसका यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग है ना, ऑक्सीजन देने की प्रॉपर्टी रखती है। और थर्ड इसका यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए, फ्री फ्रॉम जर्म्स के लिए भी इसका यूज होता है। तो बात आती है इसके यूजेस के ऊपर, और यूजेस के अंदर एक इसका यूज होता है पल्प फैक्ट्री। पल्प का मतलब कपड़े की फैक्ट्री से यूज में, या इसको लाउंड्री के रूप में नाम देते हैं, तो लाउंड्री में इसका यूज लिया जाता है। सेकंड जो यूज है वो यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज होता है। तीसरा जो इसका यूज होता है वो होता है टू किल
द जर्म्स इन वाटर, तो पानी है उसके अंदर जो छोटे छोटे जर्म्स है उसको किल करने के लिए इसका यूज होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये था अपने पास में ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग के बाद में अगला पॉइंट आता है जिसको अपन नाम देते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग से पहले अपन बात करते हैं बेकिंग सोडे के ऊपर। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला ध्यान रखोगे NaHCO3 होता है और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये जो सब्सटेंस है इसको अपन थोड़ी सी अगर हीट देते हैं तो हीट देने पर ये CO2 गैस को इवॉल्व करता है, CO2 गैस को ये रिलीज करता है। इसके कारण बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो क्रिस्पी अच्छे पकोड़े बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ से CO2 निकलती है और ये जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनको ये फूला देता है। एफरवेसेंस के कारण बुदबुदाहट के साथ में CO2 गैस निकलती है। बात आती है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन में तुम ध्यान रखोगे सबसे पहले तो इसमें लेते हैं NaCl, उसमें डाल देते हैं H2O, उसमें डाल देते हैं CO2 और उसमें डाल देते हैं NH3 अमोनिया। इन चारों को जब आपस में कंबाइंड किया जाता है तो यहां से बेकिंग सोडे का फॉर्मेशन होता है और बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3 प्लस एक सब्सटेंस बनता है NH4Cl और इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये एक सब्लिमेट टाइप का होता है, गर्म करने पर ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है और ये होता है बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। तो ये एक बेकिंग सोडा होता है और वो अमोनियम क्लोराइड होता है। इस टाइप से बेकिंग सोडे का होता है फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के बाद बात आती है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। यूज के बारे में भी बात की जाती है। यस, तो अपन देख लेते हैं यूज कहाँ कहाँ पे होता है बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे के यूज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला जो इसका यूज होता है वो होता है माइल्ड एडिबल सब्सटेंस के फॉर्म में, है ना। बेकिंग सोडा है जिसे हीटिंग करने पर CO2 निकलती है जिससे ये पकौड़ों को फूला देता है। तो ब्रेड के अंदर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो पहला इसका यूज होता है फूड मटेरियल्स के अंदर, यूजेज ऑफ NaHCO3, और इसका पहला यूज होता है फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री के अंदर जो केक बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज होता है क्योंकि CO2 गैस निकलती है और ये निकलने वाली CO2 गैस फूड मटेरियल को थोड़ा सा फूला देती है। सेकंड इसका यूज होता है एंटासिड के रूप में और थर्ड जो इसका यूज होता है वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। तो सेकंड इसका यूज होता है एज एंटासिड, एज अ एंटासिड भी इसका यूज होता है। देखा था अपन ने जो एंट स्टिंग है या फिर जो हनी बी होती है, इसका जो स्टिंग होता है उसके अंदर एसिड होता है और उस एसिड के ऊपर जब इस सब्सटेंस को अप्लाई करवाते हैं तो ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, इसका सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है ना। NaHCO3 ये होता है बेसिक नेचर का और इधर होता है एसिड, तो ये एसिड है, इधर बेस है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। थर्ड इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज होता है और फायर एक्सटिंग्विशर में देखोगे आप लोग तो फायर एक्सटिंग्विशर में डालते हैं NaHCO3, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसी एसिड के साथ में और रिएक्शन जब होती है तो वहां पर Na2SO4 सॉल्ट बनता है प्लस H2O वाटर बनता है प्लस CO2 गैस इतनी फास्ट निकलती है कि ये आग को कैप्चर कर लेती है। तो इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। यस, नेक्स्ट अपने पास में कंपाउंड है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले को अपन करवाते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जब करवाया जाता है तो इस फॉर्मूले के अंदर Na2CO3 प्लस इसमें देते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें ऐड हो जाते हैं और ऐड होने पर Na2CO3.10H2O जुड़ जाता है। तो ये फॉर्मूला है एक्चुअल में इस वॉशिंग सोडे का। तो Na2CO3.10H2O, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंस होते हैं और इसका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन होता है इससे
है ना, फॉर्मेशन होता है इसका इससे NaHCO3। इसको जब हीट देते हैं तो हीट देने पर Na2CO3 बनती है, प्लस यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होता है, H2O बनती है, साथ में CO2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फॉर्मेशन इसका इससे होता है, यानी कि जो बेकिंग सोडा है इसको गर्म करने पर दावन सोडे का या फिर वॉशिंग सोडे का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन हमेशा बेकिंग सोडे से होता है। बेकिंग सोडे को अपन जब गर्म करते हैं तो उधर से जाकर के वॉशिंग सोडे का फॉर्मेशन होता है। ओके, और इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, तब जाकर के इसमें वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। बात आती है कि इस वॉशिंग सोडे का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक इसका यूज होता है ग्लास के अंदर, शॉप इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर। Na2CO3.10H2O का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर, उसके साथ में ग्लास इंडस्ट्री के अंदर। ग्लास में और पेपर के साथ साथ में जो शॉप इंडस्ट्री होती है वहां पे भी इसका यूज होता है। शॉप इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज होता है। सेकंड पॉइंट आता है कि इसका जो यूज है वो होता है बोरेक्स के फॉर्मेशन में। एक बोरेक्स है जहां से ग्लास कांच बनाए जाते हैं, तो उसमें भी इसका यूज होता है। तो बोरेक्स के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है, बोरेक्स फॉर्मेशन के अंदर भी इसका यूज होता है। और बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। तो बोरेक्स के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। अगला पॉइंट आता है बोरेक्स के साथ साथ में जो डोमेस्टिक पर्पज है, हाउस होल्ड के अंदर क्लीनिंग एजेंट में भी इसका यूज होता है। तो थर्ड इसका यूज होता है एज अ क्लीनिंग एजेंट्स इन हाउस होल्ड घरों के अंदर क्लीनिंग एजेंट में भी इसका यूज होता है। और चौथा सबसे बेस्ट इसका यूज होता है पानी के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो चौथा अपन नोट करते हैं, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने में भी इसका यूज लिया जाता है। तो ये कुछ चीजें Na2CO3.10H2 के रेस्पेक्ट में है जिसको तुम लोग देख रहे हो। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में इसका यूज होता है। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, और वो पॉइंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखोगे क्या मामला है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीन है कि कोई भी अपने पास में केमिकल कंपाउंड है और उस केमिकल कंपाउंड के एक यूनिट फॉर्मूले में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट केमिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले में जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अपन नोट करते हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in a unit formula is called water of crystallization। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर कुछ फॉर्मूले आप याद रखोगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में नाम आया था FeSO4.7H2O, तो इसको नाम देते हैं ग्रीन विट्रोल। क्या? ग्रीन विट्रोल। उसी टाइप में एक नाम इसी चैप्टर में आपके आता है CuSO4.7H2O पिछले चैप्टर में, तो इसको कहते हैं ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन विट्रोल वैसे इसको फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, फेरस सल्फेट, और इसको नाम देते हैं क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट जिसको बोला जाता है। अगला पॉइंट इसी में अपन ने देखा है, आज आया था Na2B4O7.10H2O। तो ये बोरेक्स का फॉर्मूला है BORAX। तो इस बोरेक्स के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। उसी टाइप में अभी एक फॉर्मूला आया था Na2CO3.10H2O, और इसको अपन नाम देते हैं वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा, तो इस वॉशिंग सोडे में भी खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस है। ये सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं जिप्सम, है ना। तो जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इस जिप्सम को जब गर्म किया जाता है, और गर्म भी करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर यानी कि 373 केल्विन टेम्परेचर तक इसको जब गर्म किया जाता है, तो इसको गर्म करने पर जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो उसे पीओपी का फॉर्मेशन होता है ना। 373 टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो उसे पीओपी का फॉर्मेशन होता है। और पीओपी क्या है, किस मामले में है, देखना यहाँ पे, ये अपने पास में है फॉर्मूला जिप्सम का CaSO4.2H2O। इसको करते हैं गर्म 373 केल्विन तक, और जब गर्म करते हैं तो यहाँ से CaSO4.5H2O तो इसके अंदर बचता है, प्लस इससे 1.5 H2O यहाँ से सेपरेट हो जाता है। और ये फॉर्मूला है पीओपी का। पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है, पीओपी के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो पीओपी है इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो किसी भी कंपाउंड के यूनिट फॉर्मूले में जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, सो दैट इज आल्सो नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक पॉइंट आता है कि इस पीओपी का यूज कहां-कहां पे होता है ना। इसके यूजेस कहां-कहां पे होते हैं, तो फर्स्ट इसका यूज होता है डेकोरेशन के अंदर, होम डेकोरेशन में, घरों के अंदर साज सजावट के इसका यूज लिया जाता है। दूसरा इस टिश्यूज के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है, इस टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वहां पे भी इसका यूज होता है। थर्ड अपन यूज लेते हैं, थर्ड जो इस टिश्यू के बाद में अगला जो पॉइंट है वो अपन यूज लेते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, टीथ डॉक्टर, वो दांतों के अंदर जो खोचर होते हैं उसको भरने के लिए इसका यूज लेते हैं। चौथा इसका यूज होता है जो साउंड प्रूफ और फायर प्रूफ जो वॉल्स होती है वहां पे इसका यूज होता है, साउंड प्रूफ वॉल्स बनाने में इसका यूज होता है। और सबसे बेस्ट इसका यूज होता है जो टूटी हुई हड्डियां होती है, ब्रेक बोन्स होती है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये सारा सिस्टम है। इसी के साथ चैप्टर तुम्हारा हो जाता है फिनिश। और आप लोगों ने इस सेशन को बहुत अच्छे से देखा, फिर अपन अगले सेशन के अंदर मिलेंगे। और ये वन शॉट कंप्लीट जो क्लासें आ रही है, इन कंप्लीट क्लासों के अंदर आप लोग पूरी क्लास को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इन क्लासों को शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और कमेंट के साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां जाकर के आप लोग डायरेक्ट जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां आकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। किसी भी टाइप की दिक्कत है, हम आपका 100% रिजोल्यूशन करने के लिए एनी टाइम प्रिपेयर रहेंगे। ओके, तो आप लोग क्लासों के अंदर जाकर के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग सिलेबस है ऐप के अंदर, साइंस एवरीथिंग पे, वहां जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, बाय।